एंटी एरोमेटिक वाला लेक्चर पढ़ लिया है आपने? बोलिए सर। है क्यों? कल तो भेज ही दिया था हमने। एक नहीं दोनों आए हैं। एक ही पढ़ पाए हो क्या अभी तक? एक सेकंड, क्या कह रहे हो? ग्रुप में नहीं आया है? कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? 2.0 4.0 हम नहीं जानते हैं। प्रॉपर बैच का एक ही ग्रुप है ना? दो है। कितने लोगों को मिल गया है लेक्चर? चक्कर है, चलो कोई नहीं, यार डलवा देंगे। अगला हेडिंग डालिएगा। अब हम लोगों ने बात कर ली थी कल ऑर्थो इफेक्ट की, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। तो हेडिंग डालिएगा, स्टेरिक इनहिबिशन और इसको बढ़िया से समझिएगा सर, इन प्रोटोनेशन, यानी ये भी वही SIR इफेक्ट के तरीके है। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। अब ये चक्कर क्या है, इसमें कहानी क्या होगी, इसको समझिएगा। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ को ऐड करना। बोलो सर। प्रोटोनेशन का मीनिंग है H+ को ऐड करना। तो जाहिर सी बात है कि हम ये प्रोटोनेशन बेसिक स्ट्रेंथ में देख रहे होंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि हम कंपेयर करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। तो यहां बगल में लिख लीजिएगा कि यहां पर आप बात करेंगे बार बार बेसिक स्ट्रेंथ की। अब मान लीजिए हमने यहां पर दो प्रकार से मॉलिक्यूल्स को लिया। पहला हमने लिया एनिलीन को, और दूसरा लिया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को। यानी यहां मैंने मेथिल लगा दिया है। आप =R लिख सकते हैं, यानी कोई एल्किल लिख सकते हैं। अब सैटरडे वाली क्लास से एक बात तो तय है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भारी भरकम ग्रुप लग जाए तो वो क्या करता है, वो बेंजीन रिंग को आउट ऑफ प्लेन कर देता है, और आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस रुक जाता है। यही मतलब होगा सर। अब कहानी को बड़े गौर से समझिएगा और खेल समझिएगा कि एक्चुअली में है क्या है। ये भी SIR इफेक्ट ही, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये समझना। एक बात बताओ, अगर हम किसी का बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होना, या वो लोन पेयर या वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो किसी को दे भी पाए। एक अच्छा बेस क्या होता है सर, जो अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट कर पाए, यानी H+ को ऐड कर पाएगा, तभी तो ये काम हो पाएगा। अब कहा यह गया कि यहां पर जो लोन पेयर है, ये सर, ये लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लोन पेयर है इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में क्या है, इन्वॉल्व है। क्लियर है मामला। अब अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि ये जो लोन पेयर है ये किस कैटेगरी का लोन पेयर कहलाएगा, लोकलाइज्ड बोलोगे कि डीलोकलाइज्ड बोलोगे? डीलोकलाइज्ड बोलोगे। तो इसका मतलब है कि ये लोन पेयर यहां ऊपर साइड में लिख लीजिएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा।
यानी घूम रहा है। अब अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज है तो जाहिर सी बात है कि ये नाइट्रोजन पर बहुत देर तक नहीं रुकता, यानी नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस लोन पेयर की वो क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है घूम रहा है तो कम होगा। यहां आते हैं, उतारो मत, सुनोगे तो आएगा वरना उतार कुछ नहीं पाओगे, इसमें ये गारंटी है। अब यहां बताइए क्या मैंने ऑर्थो पोजीशन पर, मैं एक एक बात लिख दूंगा, आप आराम से उतार भी ले जाएंगे। क्या हमने बल्कि ग्रुप लगा दिया है? एक एक करके बात को समझिएगा। हमने ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगाया है? एक बल्कि ग्रुप लगाया है। तो अगर बल्कि ग्रुप लगवाया है तो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बेंजीन रिंग NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। बोलो भैया। बिल्कुल सही बात है। जो बेंजीन रिंग होगी वो इस NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होने वाली है? आउट ऑफ प्लेन होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर बेंजीन रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी तो क्या ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, यानी कि ये लोन पेयर किस कैटेगरी में आ जाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर। मामला पकड़िएगा सर। अब अगर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हुआ तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर से ज्यादा होगी? बोलो सर। तो देखने से क्या लगता है कि बेंजीन रिंग NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक एक बात लिख दे रहे हैं सर क्योंकि मुझे पता है कि ये महीने भर बाद बात पकड़ में आना बड़ा मुश्किल है, इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 देखकर ये लगता है कि ये ज्यादा बेसिक हो जाना चाहिए। क्लियर है मामला? अब लेकिन सर ये तो कहानी है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहां पर कम है, और इस प्रकार से किसी को भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने से रोक देना कहलाता है SIR इफेक्ट, यानी स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। कल पिछली वाली क्लास में बात पढ़ रखी है, तो ये आ गया सर। ठीक बात। अब सर असलियत में तो इनको क्या करना है? H+ को एक्सेप्ट करना है, और जब ये H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा, बेसिक कैरेक्टर कहलाएगा। तो इन्होंने H+ को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करके फॉर्म किया। अब हम गोला बना दे रहे हैं, वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं क्योंकि अब हमें रेजोनेंस नहीं दिखाना है। तो यहां आ गया NH3+, यहां है यहां ये NH3+ बना। अब यहां पर क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर कुछ लगा है, और अगर कुछ लगा है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक अच्छा खासा
रिपल्सन काम कर रहा होगा। बोलो बेटा। तो लोग ये कहते हैं कि जिसका इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा और स्टेबल बनेगा, वो पोर्शन जल्दी काम करेगा, वो रिएक्शन जल्दी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करेगी वो चीज। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा तेज हो रहा होगा? पहला वाला, क्योंकि यहां अगर रिपल्सन काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंटरमीडिएट है वो कैसा बनेगा? अनस्टेबल। ये क्या बनेगा? स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबल कौन बना है? ये वाला। अब इसे कुछ लोग दूसरी तरीके से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिएगा। NH2 कौन से पीरियड का एलिमेंट है? बोलो भैया। NH2 कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके ग्रुप का साइज बड़ा छोटा होता है, यानी NH2 का साइज छोटा है। और जो ये मेथिल है, इस मेथिल का साइज इस NH2 के रिस्पेक्ट में ये है सर। तो जब H+ यहां पर जुड़ने आएगा तो उसे इनके बीच में जगह मिलने वाली नहीं है, यानी कि इसी को स्टेरिक रिपल्सन भी कहा जा रहा है। यानी कि अगर बात करें तो आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से ये लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। लेकिन जब तक H+ अटैक नहीं करेगा तब तक बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होने वाली। तो कहा यह जाता है कि यहां पर H+ का अटैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं अगला पॉइंट ये लिखूंगा कि ऑर्थो पोजीशन पर लगा बल्कि ग्रुप H+ के अटैक को मुश्किल कर देता है। बात समझिएगा। इसी को कहा गया है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि क्योंकि साइज कैसा है, बहुत बड़ा, तो H+ के अटैक को क्या कर देगा? मुश्किल कर देगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पर H+ को आसानी से ना दे पाने की वजह, एक एक बात लिख रहा हूं, ना दे पाने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई ये कहे कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी काम की नहीं है। अगर उसे किसी ने घेर लिया तो वो अपना लोन पेयर किसी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो कई बार होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी वो H+ को जोड़ नहीं पा रहा है, यानी H+ का ना जुड़ना, यानी प्रोटोनेशन का होने में दिक्कत होना, प्रोटोनेशन प्रॉपर ना होना। इसीलिए हेडिंग क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, नहीं इन प्रोटोनेशन। क्लियर है मामला? इस वजह से कहा जाता है कि जो एनिलीन होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ, यहां अगर मैं बात करूं तो एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ अपने सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो वाले से हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा। अगर ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? कोई बल्कि ग्रुप लगा है। ग्रुप कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा ग्रुप ही घेरेगा, तभी H+ को आने नहीं देगा। मैंने आपको क्लियर कट पढ़ाया है, जितने भी एल्किल है CH3, C2H5, C3H7, ये सब के सब कैसे हैं? बल्कि ग्रुप। दूसरा, जितने भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये सब कैसे हैं? बल्कि ग्रुप। अगर कल को यहां पर सेकेंड पीरियड में OH लगा होता, बगल में क्या लगा होता? OH, तो वहां पर किसी प्रकार का स्टेरिक इनहिबिशन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि OH छोटा ग्रुप है। क्लियर मामला?
अगली कहानी, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं यहां 2 मेथिल लगा दूं, तब तो और घेर दिया। अरे बोलो ना यार, अगर 2 मेथिल लगा दोगे औरतों पर, तो इसका मतलब 2 पहाड़ों के बीच में छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, इसका मतलब है वहां तक H+ कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप लगाओगे, जितना ज्यादा औरतों को ब्लॉक करते जाओगे, सीधा सा मतलब है। अच्छा, इसमें बहुत लोग ये कह देते हैं इधर से तो खुला है। अबे खुला नहीं है, 3D डायमेंशनली अगर आप देखेंगे, 3D ज्योमेट्री अगर इसकी देखेंगे, तो मेथिल एक स्फेरिकल होगा ना सर। तो एक बड़े से पहाड़ के पीछे अगर कोई प्लेनर चीज भी पड़ी है, तो जब वो नजर ही नहीं आएगी तो H+ वहां अटैक करने कहां पे आने वाला। क्लियर है मामला? तो याद रखना, इसमें लोग इसको ऐसे देखते हैं, कंफ्यूजन जो होता है वो मैंने क्लियर किया है। लोग कहते हैं सर ये क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट पढ़ के आए, तो वो कहेंगे यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। तो यहां पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ 2 बातों पर निर्भर कर रही है। पहला, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप उसका यूज कर पाए, यानी कि वो H+ को दे भी पाए। यहां तो मामला खराब हो गया ना। बोलो भैया। तो इस बात के लिए ध्यान रखना है। बना लीजिए इसको प्रॉपर, फिर लिखवा देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी, ये NH2 ग्रुप अपना लोन पेयर सामने वाले को दे नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके बगल में बल्कि ग्रुप लगे और उन्होंने उसको घेर लिया। ठीक बात। तो जैसे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अगर आपको कल वाली क्लास का याद हो तो, कल की क्लास का क्या मामला है? अगर मैं बात करूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बोलो अगर बल्कि ग्रुप लगा है तो क्या उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है? तो यहां खेल उल्टा बैठ जाएगा या नहीं? यहां बोलोगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि सुनो यहां तो इसका +I/Y तो बाद की बात है, कितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, बट अगर H+ आ ही नहीं पा रहा है तो प्रोटोनेशन इजीली परफॉर्म नहीं कर पाता, यानी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है। क्लियर है मामला? एक एक बात बहुत अच्छे से लिखी है, बढ़िया से उतार लीजिए। अब भी ना आए तो नहीं आएगा अब आपको, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीका हो नहीं सकता है। कल आंसर की मिल गया है? नहीं मिला है? क्यों? अच्छा आज मिलेगा फिर इसको। कैसा हुआ है कल वाला टेस्ट? निपट गए हो क्या? है? कितने लोग देने नहीं आए थे? अरे हाथ उठाओ, हमसे कौन सा वो है। कितने लोग नहीं दे रहा हूं? क्यों नहीं देता? एडवांस का था इसलिए, मेंस का था। अब तो फंस गए। तुम भी नहीं आए होगे ना? ये सब फालतू बात है सर। शादी अगर थी तो 8 बजे के बाद भी जा सकते थे तुम, और तुम वहां गए भी नहीं होगे, ये भी बता दें। गए थे? कितने बजे गए थे? सुबह से? दिल्ली में थी तो कैसे वहां से आ गए वापस इतनी जल्दी? हाँ तो फिर तो तुम आ ही जाते, तब तो क्या दिक्कत थी? कहानी है यार ये सब। यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप दूसरे की शादी में शामिल हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी भी शादी हो पाए। लड़ाई इसकी लड़ी जा रही है। हाँ और क्या भाई, एक बात सुनना, मैं किसी बात के लिए मना नहीं कर, अगर घर में शादी है, मेरी बात सुनना, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मान लो तुम्हारी बहन की भी शादी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? मैक्सिमम तुम क्या कर दोगे? तुम इतने जिम्मेदार तो हो नहीं कि सारा कुछ तुम्हारे कंधों पर है। पैसा तुम्हें 1 रुपया लगाना नहीं है, तुम कंगाल हो, उल्टा तुम खर्चा ही करवा रहे हो घर वालों का। तुम दिन भर में क्या देखते हो? क्या पहनना है,
हलवाई ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके लिए अपने 4 दोस्त बुला लो। दोस्ती अगर किए हो तो उन 4 लोगों से कहो कि भाई आज मेरे लिए तुम काम कर दो, कल को मैं बनूंगा तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं याद रखूंगा कि तुम मेरी जगह काम कर रहे थे वहां पे, क्योंकि जो लफंडरी मैं कर रहा हूं वो तुम भी कर सकते हो। हलवाई के बगल में बैठ के घर वाले क्या काम पे लगाते हैं तुमको? महा बेकार काम पे। देखे रहे ना कि कोई हलवाई के बगल में बैठ जाओ, कोई सामान इधर से उधर ना हो। बता दो गलत कह रहे हो तो। और तुम वहीं बैठे हो बगल में, पकौड़ा तल के आ रहा है, तुरंत 2 खा लियो गरम गरम। रसगुल्ला आया, ठूस लियो फटाक से। बोलो बालूशाही बनी, बोले भाई साहब मुंह खोलिए दे दे, तो फटाक से खा लो। और क्या कह रहे हो? और कोई पूछ रहा है कि सब, बोले सब ठीक चल रहा है यहां पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये काम है सर। कहीं ये थोड़ी हो रहा है कि कहीं 2 लाख की जरूरत है तो तुमने तुरंत कहा कि 1 मिनट रुकिए। यहां तक मामला समझ में आना चाहिए सर। लिखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is weaker base than, ortho substituted aniline is weaker base than aniline is weaker base than aniline, कॉमा लगाकर लिखना, since protonation does not take place, since protonation does not take place effectively, since protonation does not take place effectively due to steric hindrance, due to steric hindrance, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ग्रुप जो बड़ा है उसकी वजह से एक हिंड्रेंस वहां पर आ रहा है ना, यानी वो H+ को नहीं आने दे रहा है, तो कुछ बुक्स ने लिखा है कि रिपेल करता है। ठीक बात है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इससे रिजल्ट क्या आया? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज ऑलवेज, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is always minimum basic, ortho substituted aniline is always minimum basic as compared to its positional isomers। positional मतलब मेटा और पैरा वाले। मिनिमम बेसिक एज कंपेयर टू इट्स पोजिशनल आइसोमर्स एज वेल एज एनिलीन। एनिलीन से भी बेकार हो जाता है, एज वेल एज एनिलीन। देखिएगा सर, अगर मैं आपसे कहूं बातें करोगे तो ये उड़ जाएगा, ये ध्यान रखना, और उससे पहले तुम हो जाओगे। अभी सवाल कराएंगे तुमको ठिकाने नहीं आओगे, जिस तरीके से कौन लिखाए दे रहे हैं तो तुमको याद है। अब कब तक याद है ये इंपॉर्टेंट है सर। मान लीजिए मैंने तुम्हारे सामने एक ऑर्डर हम लिख ही दे रहे हैं प्रॉपर, सवाल करने का तरीका देखना। यहां तो मैं आंसर ही लिख रहा हूं, लेकिन वो आंसर कैसे आया होगा इसकी बात कर रहे हैं। OMe लगाया है, OMe भी बल्कि ग्रुप है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ऑर्डर बनाइए सर।
ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है गुरु। ठीक बात। अब आपने जो रूल पढ़ा है उसका नाम है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। जाहिर सी बात है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। अब जब भी आप ये करेंगे, बेंजीन रिंग वाला मामला आएगा, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे कि अगर हमारे पास NH2 के बगल में कोई क्या लगा है, बड़ा ग्रुप लगा है, यानी कि बल्कि ग्रुप लगा है, तो बिल्कुल क्लियर रहना है और वो सारी कहानी आपकी समझ में आनी चाहिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी H+ का अटैक यहां पर नहीं हो पाएगा या उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो सबसे पीछे फेंक देना है इसको। क्लियर मामला। जैसे ऑर्थो इफेक्ट में सबसे पहले ले आते हो एसिडिक स्ट्रेंथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही पीछे ले जाना। बस याद रखना ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, बल्कि ग्रुप। याद रखिएगा OH, फ्लोरीन, ये लोग बल्कि ग्रुप नहीं है, ये लोग बल्कि ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट वाले हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कार्बन भी सेकेंड पीरियड है, लेकिन वो एल्किल है, तो याद रखना है एल्किल जो होते हैं वो बल्कि ग्रुप होते हैं। अब SIP रूल के थ्रू ये पीछे चला गया। अब बचे ये 3 आदमी। अब ये जो 3 आदमी बचे हैं, इन तीनों में कोई घेरने वाला नहीं है। सीधी सीधी लड़ाई इस बात पर है कि इन तीनों के पास ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तीनों का लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में। यानी मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों में ये तीनों लोन पेयर कैसे है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, तीनों का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है सर। अब सर क्या हम देखेंगे कि जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। आइए, OMe क्या ये पैरा पोजीशन पर लगा है। अब मैं एक सवाल में पूरा लिख दूंगा, अगर ये पैरा पर लगा है तो क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग के अंदर जाता है, और अगर रिंग के अंदर जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि +M इफेक्ट भी है और -I भी, लेकिन कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, +M। तो +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को यहां बढ़ती हुई नजर आएगी। यहां आते हैं, यहां कुछ भी नहीं है, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही रहेगी। OMe क्या ये मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, मेटा पर केवल और केवल -I यानी I इफेक्ट काम करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो अगर खींच रहा होगा तो इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी। अब मुझे बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले में है, उसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, चौथे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब तीनों आदमी काम करने के लिए मान जाएंगे, जब काम करना चाहेंगे तो बात करेंगे ना, कौन जल्दी करेगा कौन देर से करेगा। जो करेगा ही नहीं वो तो पीछे चला गया। तो यहां पर आपको कोई इंपैक्ट OMe का देखने की जरूरत नहीं है। यहां कोई आदमी ये नहीं कहेगा ऑर्थो पे लगा है तो इसका +M और -I ज्यादा है, तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं सर, वो सब तब देखते जब प्रोटोनेशन आसानी से हो रहा होता। यहां प्रोटोनेशन सबसे बेकार तरीके से हो रहा होगा। क्लियर है मामला, उतार लीजिए सर। ये है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, जिसे मैंने लिखवाया है कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम हो जाती है किससे, बाकी के आइसोमर्स से, और साथ ही साथ एनिलीन से भी कम हो जाती है। तो कम है, कहीं कोई समस्या नहीं है।
अब यहां पर कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, यहां NH2 है, OH लगा है, NH2 है और OH मेटा पर लगा है, NH2 है, OH पैरा पर लगा है, और इसका कंपैरिजन हम नॉर्मल एनिलीन से कर रहे हैं। तो मैंने आपके सामने 4 लोग लिखे हैं, मैं इसको 1 बोल दे रहा हूं, ये मेरे लिए 2 है, ये मेरे लिए 3 है, और ये मेरे लिए 4 है। 1 2 3 4। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक बात। अब पहली चीज, जो लोग थोड़े भी समझदार होंगे, जिनको थोड़ा भी स्कूल गए होंगे जो आदमी, वो सीधे सीधे ये बात कह देंगे यहां पर कि सर एक बात तो तय है कि OH जो है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट वाला ग्रुप है, यानी कि जो OH वाला ग्रुप है, यहां मैं अगर बोलूं तो जो OH है इसका ये किस कैटेगरी में नहीं आता, ये बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता। तो अगर ये बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता है तो ये बात तय है कि जब ये ऑर्थो पर लगा होगा तो कौन सा इफेक्ट है जो किसी कीमत पर यहां काम नहीं करेगा। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन नॉट टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन, यानी ऑर्थो पोजीशन की वजह से नहीं होने वाला है, तो भगा दो इसको, यहां गायब हो गया मामला। वरना रट्टा मारे रहोगे ऑर्थो पे कुछ लगा है तो पीछे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तब होगा जब कौन सा ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप, तो OH का मैंने इसी ले लिया। अब सर OH जो करता है उस पे आ जाओ। यहां पर जितने भी नाइट्रोजन हैं, समझना गुरु, जितने भी नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये सारे लोन पेयर क्या बेंजीन रिंग के साथ धड़ाधड़ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे? बोलो भैया, सब के सब क्या है, लोकलाइज्ड, कोई रेजोनेंस में दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आते हैं, OH का +M इफेक्ट भी लग रहा है और -I भी। क्या यहां पर -I ज्यादा लग रहा है? बोलो सर। यहां मेटा पोजीशन पर केवल और केवल -I, पैरा पोजीशन पर +M भी लग रहा है और -I भी। +M का इंपैक्ट तो बराबर होता है, लेकिन पैरा पोजीशन पर होने की वजह से -I का इंपैक्ट कम है। क्लियर बात। अब मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, सुनिएगा कहानी को, क्या यहां पर यह बात तो तय है कि M इफेक्ट I इफेक्ट से क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, डोमिनेटिंग है सर। तो क्या नेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ रही होगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही होगी जितनी पैरा की वजह से बढ़ रही होगी, क्योंकि -I खींच भी तो रहा होगा। तो मैं ये कहूंगा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेगी, पैरा वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ी हुई मिलेगी। मेटा की वजह से क्या नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घटती हुई नजर आएगी? यहां पर अगर हम बात करें तो जितनी है उतनी ही रहेगी। क्लियर है मामला। अब सर जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा कहां पर है, पैरा पर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बताइए? सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा 4, और फिर कौन जाएगा, 2। क्या ये बात समझ में आती है आपको?
तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है सर। अगली कहानी है सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्या हम लोगों ने एक बात पढ़ रखी है कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है ना? जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है उसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक बात है। तो आइए सर, पहला पॉइंट लिखिएगा, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। छांटना है बस, खत्म। पटाख से छाट दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हमको बता दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। कोई ज्यादा चक्कर थोड़ी है। आइए सर, डिजाइनें बनाते जा रहे हैं बस, और कुछ थोड़ी है। ये वो हैं जिनसे बार बार आपका पाला पड़ेगा। लोन पर हम प्रॉपर बना भी दे रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। इनमें से बहुत लोगों को आप जानते भी हैं। जिससे कि जब आप एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ा आसानी होगी। इतने में देख लीजिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बात करें। इतने मॉलिक्यूल आपके सामने रखे गए हैं। चलें, आइए। अब अगर हम आपसे बात करेंगे तो क्या आप इतनी बात देखकर बता सकते हैं कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये लोन पेयर किस कैटेगरी में जाएगा? डीलोकलाइज्ड में लिख रहा हूं डीएल, बात समझ में आ रही है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन है? यानी ये भी किस कैटेगरी में जाएगा? डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है, यानी ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, डीलोकलाइज का मतलब जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहां ये सर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी ये भी किस कैटेगरी में जाएगा? लोकलाइज्ड। यहां ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस है? इसका मतलब ये लोन पेयर किस कैटेगरी में चला जाएगा? डीलोकलाइज। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या आप इधर से जाइए तो लोन पेयर, सॉरी एक मिनट, हाँ यार रुक गया भाई, हाँ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि किसी प्रकार से कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? लोकलाइज। कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा यहां पे। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर से देखोगे तो भी कॉन्जुगेशन और इधर से देखोगे तो भी कॉन्जुगेशन, यानी ये लोन पेयर किस कैटेगरी में जाएगा? डीलोकलाइज में जाएगा। यहां आते हैं सर, जब भी कभी भी साइकिल बनी हो, क्या बनी हो? साइकिल, तो याद रखना है साइकिल में प्रेजेंट डबली बॉन्डेड एटम, ये पढ़ाया भी है लिखाया भी है आपको, डबली बॉन्डेड एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, नहीं होता। साइकिल में प्रेजेंट डबली बॉन्डेड एटम का लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि ऐसा लोन पेयर हमेशा क्या माना जाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर माना जाएगा। किस कैटेगरी में आएगा? लोकलाइज्ड। तो अगर हम यहां बात करें तो क्या ये डबली बॉन्डेड एटम है, यानी इस लोन पेयर को मैं किस कैटेगरी में ले लूंगा? लोकलाइज। यानी अगर आपको कभी देखना हो कि यहां रेजोनेंस किनके बीच में हो रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये किसके डिलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिक है? डबल बॉन्ड के वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। और याद रखना है कि यहां पर ये भाई साहब जो लिखे हैं ये फ्यूरान है, ये जो लिखे हैं ये पिरिडीन है, इधर जो लिखा है ये पाइरोल है, और यहां पर भी अगर बात करें तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या इधर से देखोगे तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ये लोन पेयर किस कैटेगरी में जाएगा? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये तीनों लोग फ्यूरान, पिरिडीन, ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था सर, पाइरोल, ये तीनों के तीनों आदमी क्या होते हैं सर? एरोमेटिक होते हैं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे होते हैं रिंग में। ये जरूर लिख लीजिएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां यह ध्यान रखना कि थ्योरी अपनी मर्जी से मत बनाना, याद रखना साइकिल में प्रेजेंट एटम की बात हो रही है। अगर ओपन चेन है तो ओपन चेन में डबली बॉन्डेड एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, हर बार हो ये जरूरी नहीं है, उसकी कोवेलेंसी भी डिपेंडेंसी है, लेकिन याद रखना है ओपन चेन में डबली बॉन्डेड एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन
कभी भी साइकिल में प्रेजेंट डबली बॉन्डेड एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर है मामला? आपके पास आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में, चले हटाया जाए। लिखिएगा, इन मेलामाइन, इन मेलामाइन हाउ मैनी localized and delocalized lone pair प्रेजेंट? मेलामाइन में कितने लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? ये आपका सवाल था। मेलामाइन का जो स्ट्रक्चर है सर, मेलामाइन मतलब तुम समझ रहे होगे, चाइना वाली प्लेटें देखे हो, बस वही मेलामाइन है। उठा उठा के फेंक के दिखाते हैं कि टूटता नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छा और स्टेबल पॉलीमर होता है। क्लियर है मामला? अब अगर हम बात करें तो मेलामाइन में 6 का रिंग होता है। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगे रहते हैं? नाइट्रोजन, और 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो आइए जरा पहले तो 6 का रिंग बना लीजिए, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगा दीजिए? नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन लगा देंगे तो डबल बॉन्ड भी लगा देंगे साहब। ठीक बात। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के संतुष्ट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो मेलामाइन में अब जितने कार्बन्स हैं, क्या ये तुम्हें दिख रहे हैं ये कार्बन? अरे बोलो ना यार, हर कार्बन के पास एक एक NH2 ग्रुप लगा होता है। ये है सर मेलामाइन। आंसर बोलिए सर। एक बात बताइएगा, क्या ये बात कंफर्म है? अब थोड़ा काम तो बुद्धिमानी से भी करना है। क्या डबली बॉन्डेड एटम का जो लोन पेयर है, यानी व्हाइट वाला, ये कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा? यानी कि जितने भी व्हाइट वाले लोन पेयर हैं, ये सबके सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे? लोकलाइज। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर टोटल है ही 6? कितने हैं? 3। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जितने भी आपको ग्रीन वाले लोन पेयर दिख रहे हैं, क्या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन है या नहीं है सर यहां पर? इसका मतलब जितने भी ग्रीन वाले लोन पेयर हैं, ये सबके सब किस कैटेगरी में जाएंगे? डीलोकलाइज। तो याद रखिए, जितने भी ग्रीन वाले उनके बगल में क्या लिखेंगे आप? डीलोकलाइज। ये सब डीलोकलाइज लोन पेयर हो। एक जगह देख लीजिए, बात खत्म हो गई। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की संख्या कितनी है यहां पर? 3। तो दोनों ही वैल्यूज कितनी आई थी? 3 और 3। अब हम लोगों ने रेजोनेंस में ये पढ़ रखा है कि जो रेजोनेंस होता है जहां पर, वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस के एप्लीकेशन की, कि रेजोनेंस क्या क्या एक्सप्लेन करता है। तो हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ
रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। पहला पॉइंट लिखिएगा, एक्सप्लेनिंग बॉन्ड लेंथ। पहला पॉइंट है एक्सप्लेनिंग बॉन्ड लेंथ। एक छोटी सी कहानी हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मैंने आपको यह बात पढ़ाई है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है और फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है। जब रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड में। तो क्या पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के बीच में रहती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से कम और प्योर डबल बॉन्ड से ज्यादा? क्या यह बात क्लियर कट पढ़ाई गई है? तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कभी भी हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड, उसके बाद प्योर डबल बॉन्ड, और उसके बाद ज्यादातर हमारे हाथ में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अगर दो एटम हैं और उनके बीच में ए सिंगल बॉन्ड बी है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। उसके बाद ए और बी के बीच में अगर कैसा कैरेक्टर है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ प्योर डबल बॉन्ड से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। और डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है? ज्यादा। बस इतनी बात उतार लीजिए। तो अभी हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात कर लेंगे। एक जगह बॉन्ड लेंथ L1 लिखी है, एक जगह L2 लिखा है। L1 और L2 में रिलेशन अपने को बताना है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना बता दूं, क्या L1 वाले में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है मगर अगर आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है? तो सवाल करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, जो बॉन्ड लेंथ पूछी गई है उसको ध्यान देना है। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो बता दो। यहां आते हैं, क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या यहां रेजोनेंस होगा? तो अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस जहां भी होता है वहां कौन सी बॉन्ड लेंथ आती है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो L2 वाली बॉन्ड लेंथ है यहां कौन सा कैरेक्टर आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि जब जब रेजोनेंस होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड की पार्शियल डबल बॉन्ड से हमेशा ज्यादा ही होगी, जैसा ऊपर लिखा है। तो हमारा आंसर है L1 ग्रेटर देन L2। अभी तो सिंपल करा रहे हैं, पहला सवाल है, धीरे धीरे खेल खराब करते जाएंगे। और जो करा रहे हैं इन्हीं में से कोई एक आता है। तो ये वो आर्टिकल हैं जो 4 नंबर के हैं लेकिन कहीं कुछ पता है नहीं इनका, तो इसलिए आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। आपके कोर्स में रेजोनेंस भी है, आपके कोर्स में रेजोनेंस का एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन है कि आप कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता पाए, यानी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी कही जाती है अगर कोई एरोमेटिक होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगर कोई एंटी एरोमेटिक होता है तो वो हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर होता है।
बीच में कौन आता है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है मामला? तो दूसरा सवाल सर, वही बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर आपको बताना है। NH2 ये बॉन्ड लेंथ L1 मानी गई। NH2 है, यहां डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ L2 मानी गई। NH2 ये है मामला, और ये बॉन्ड लेंथ को L3 माना गया। पहले सवाल को बढ़िया से उतार लीजिएगा। L1, L2, L3, आंसर बताइए। सबसे ज्यादा L1, उसके बाद L2 या L3? बराबर। अब सुनिएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस आएगा होगा, यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, उतना ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड आने का कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी पार्शियल का मतलब है डबल बॉन्ड आने का कैरेक्टर बढ़ेगा, और डबल बॉन्ड आने का कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो लिखिएगा एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। ये सवाल किसके लिए लिखा गया? एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। क्लियर है मामला? जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना कम बॉन्ड लेंथ, जिसको देसी भाषा में कहा गया कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बोलो, या तुम कहोगे रेजोनेंस। जितना ज्यादा बोलो भैया, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। सीधा फंडा है। तो आइए सर, क्या यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है? यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। यानी मैं बोलूंगा इस जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहां पर भी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या यहां पर भी इस बॉन्ड लेंथ को अगर देखें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आंसर क्या होगा? L1 वो तो वैसे ही जीत रहा था, फिर L2 और फिर L3। ये हमारा बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर होगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल में थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं मामला, थोड़ा संभाल के काम करिएगा। L1, अच्छा यहां भी NH2 है ना? NH2 और L2, L3, L1, L2,
L3, एक और ले लो तो बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। L4, ये कर गए तो बॉन्ड लेंथ का कोई सवाल गलत नहीं करोगे, ये गारंटी है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ वही वाली लेनी है जो लिखी गई है, तो उन्हीं को देखना है, बाकी नहीं देखना है आपको। L4, L2, L3, L1, एक आंसर ये आया है। L4 सबसे ज्यादा है। बातें मत करो भाई, बढ़िया सवाल करा रहे हैं, मतलब तुमको हम बिल्कुल अंदर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। बाकी आपकी मर्जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप करना नहीं चाहते हो कुछ, फिर उसका कोई जुगाड़ नहीं है सर। अब मुझे जो सवाल देखना है, मैं अपने हिसाब से अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा यार कि यहां डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है और यहां लोन पेयर है। ठीक बात, ये तो तय है कि नाइट्रोजन ने, इधर बात समझिएगा, यहां डबल बॉन्ड NH2 लिखा हुआ है, बात समझना, यानी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। बोलो सर। और अब अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, बल्कि मैं एक काम कर दे रहा हूं, इधर देखो, इसको NH कर लो, NH2 नहीं होगा, ये क्या होगा, NH होगा। कोवेलेंसी पूरी रखो ना। अब मुझे ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे पता है यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब मुझे ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है ना, ये मुझे प्योर डबल बॉन्ड नजर आ रही है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके पास आते हैं भाई साहब के पास, ये जो इन्होंने L4 बताई है, ये मुझे प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रही है। तो एक बात तो तय है कि जब मैं अपना आंसर लिखूंगा यहां पर, जिसमें मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूंगा, उस आंसर में मैं कंफर्म हूं कि मैं L4 को सबसे आगे रखूंगा और मैं L1 को सबसे पीछे रखूंगा, क्योंकि यहां कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला मामला नहीं है। असली लड़ाई है L2 और L3 के बीच में। सर, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लियर है मामला? क्या यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है? अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां रेजोनेंस हो रहा है तो क्या यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है? बोलो सर। तो अगर यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है और यहां पर रेजोनेंस कम हो रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो यहां पर क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। तो अब बात को सुनिएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। किसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है? सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, अरे बोलो भैया, क्योंकि उतना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, तो क्या मामला पलट जाएगा, यानी उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ी हुई मिलेगी। तो यहां पर कॉन्जुगेशन ज्यादा कहां पर है? L3 में। तो L3 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किससे ज्यादा होगी? L2 से ज्यादा होगी। अरे बोलो भैया, यहां डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सवाल किया जा रहा है, तो यहां आंसर लिख लीजिएगा, L3 ग्रेटर देन L2, L3 ग्रेटर देन L2। अब नीचे एक लाइन लिखना,
जो तुम्हें पता है और जिसका अपोजिट भी पता होना चाहिए। नीचे लिखो, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यही तो होता था, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता था सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था, उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती थी। क्लियर बात। दूसरा लिखिए, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। नीचे लिखना, ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज मोर, ड्यूरिंग रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि पार्शियल बन गया है लेकिन हम बात उसी की कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड increases more will be extent of resonance more, will be increment of डबल बॉन्ड मोर, डबल बॉन्ड को और खींच दिया जाएगा, विल बी इंक्रीमेंट ऑफ डबल बॉन्ड मोर, डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का इंक्रीमेंट नहीं बोल रहा हूं। अरे बोलो चाचा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलोगे तो लेंथ की बात करेगा, डबल बॉन्ड इंक्रीमेंट की बात होगी तो उस लेंथ की खिंचाव की बात होगी। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज्यादा खिंचाव बढ़ता है, यानी कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना एटम पास पास आते हैं, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घट जाती है। ये दो बातें याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगी। चलो अगला सर, तो अब तो तुम आराम से बता दोगे। एक रिंग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। NH2 है, NH2 है, कॉन्जुगेशन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। NH2 है, और ये NH2 है। यहां पर हम इस बॉन्ड लेंथ को L1 मान रहे हैं, L2, L3, L4। बहुत सिंपल कहानी है, दो लाइनों में सवाल खत्म कर देंगे हम। आंसर बोलो सर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा?
क्या मैं ये बोल सकता हूं, सुन लो, ज्यादा सवाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला ये कि हमसे कौन सी बॉन्ड लेंथ की बात की गई है। हमें इतना पता है जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? दोबारा से सुनिए, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है। क्या क्लियर है? दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी इंक्रीज कर जाती है, यानी उतनी ज्यादा हो जाती। हमसे कौन सी बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा गया है? सिंगल बॉन्ड की। क्या सर यहां पर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है यहां रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहां उससे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहां धूम धड़ाके से भयंकर रेजोनेंस हो रहा है? जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी, यानी हमारा आंसर होगा L1, L2, L3, L4। क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है, फर्जी कहानी नहीं। इधर देखिए, रेजोनेंस ज्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। सीधा फंडा, ये सवाल इस पर पूरी तरीके से बेस्ड है। ये हमारा कंसेप्ट है। बाकी तो गलत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो आप फ्री है ना। कुछ भी आप सोच लीजिए, गलत सलत जो सोचेंगे वो गलत ही होता है। यही मौका है वारदात पे दूसरा सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में वो जो शैतान बैठा है अंदर, वो आपसे कुछ भी करा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये सीखेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और वो हम होने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं हम नहीं सीखेंगे। सीख लो यार। एक और बात भाई, ये जो डिजाइन बनाई है इससे आप किसी को बड़ा छोटा नहीं मान लेंगे, है ना। बनाने का तरीका है। यहां आते हैं L1, L2, L3, L4, यानी C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ को मैंने मार्क किया है यहां पे। क्लियर है ना? आप सभी मुझे कॉन्जुगेशन की डायरेक्शन बना दीजिए। क्या यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है? प्योर डबल बॉन्ड है। यहां आते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, ये तो तय बात है सर, क्योंकि ये -m इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ये हम लोगों को पता भी है। तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, रेजोनेंस बढ़ गया है, ज्यादा आया है। यहां आते हैं सर, अब कोई एक डायरेक्शन तो आपको बनानी ही पड़ेगी, तो आपने इस तरीके से ये बनाई, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रेजोनेंस और ज्यादा है सर। ठीक बात है। अब क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, रेजोनेंस जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी डबल बॉन्ड की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो क्या इसका मतलब सीधा सा है सर कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां है? L4 में। उस तो आंसर होगा, लिख हम इधर से रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L4, L3, L2, L1। अब इसमें कोई ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसे बोल रहे हो, ज्यादा खिंचा हुआ बॉन्ड कहां होगा जहां ज्यादा रेजोनेंस होगा सर?
यहां तक मामला क्लियर है बिल्कुल। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये काम करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी। अब सर जब यहां तक पढ़ लिए हैं, हटाया जाए तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, बार बार आएगा। अगर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो आपको यह देखना है कि आप किसकी बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं। अगर आप सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं तो आपको घटती हुई मिलेगी जितना ज्यादा रेजोनेंस, और अगर आप डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं तो जितना ज्यादा रेजोनेंस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगला है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बेंजीन रिंग है और अपने को L1 और L2 के बीच में, यानी कि बॉन्ड लेंथ है ये, CC बॉन्ड ऑर्डर बताना है। कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? हाथ उठाइए। ठीक है, क्या इसका आंसर L1 बराबर L2 आएगा? बोलो बेटा। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि देखने में, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाता है तो देखने में तो ये दिख रहा है, लेकिन असलियत में क्या ये तीनों डबल बॉन्ड ऐसे घूम रहे हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? और अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो क्या यहां पर, मैंने बताया भी था, हर जगह पर कौन सा करेक्टर दिख रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सीधी सी बात है, इसको अगर आप L1 मान रहे हैं और इसको आप L2 मान रहे हैं तो क्या ये पार्शियल करेक्टर दोनों में बराबर से आ रहा है? यानी L1 बराबर क्या होगा? L2 होगा। लेकिन ये कंपैरिजन मॉलिक्यूल के अंदर किया गया है। यानी क्या ये सवाल हमें ये बताता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रॉपरली हो रहा है तो जिन एटम्स के बीच से रेजोनेंस गुजर के जा रहा है उन एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ आपस में क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। क्लियर है मामला? अगला है सर, ये मैंने आपको कराया है लेकिन फिर भी एसिटेट आयन CH3COO माइनस, क्या यहां पर एक बड़ी सिंपल कहानी, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में कराया हुआ है सर। अगर यहां पर रेजोनेंस होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाएंगे? CH3C, ये O और ये O। बोलो भैया, क्या हम ये बोलेंगे कि यहां पर थोड़ी देर बाद जब ये रेजोनेंस होगा तो यहां O माइनस हो जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा? यही तो होगा सर। अब इसका मतलब सीधा सा है सर, यहां ये L1 है, L1 डबल बॉन्ड था, सिंगल हो गया, L2 सिंगल था, डबल हो गया, यानी दोनों पर कैरेक्टर क्या आ रहा है? सेम। तो अगर सेम कैरेक्टर आ रहा है तो ये रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। और जब हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं तो क्या रेजोनेंस हाइब्रिड में ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बराबर से दिया जाएगा यहां पर, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों पर आएगा। इसका मतलब ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2 क्या मॉलिक्यूल के अंदर हमको बराबर नजर आ रही है? तो L1 बराबर क्या होगा? L2 होगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन ये तब होगा जब ये एसिटेट आयन होगा। क्लियर है मामला?
अच्छा एक बात और है, यहां पर अगर मैं इसको स्ट्रक्चर 1 मानता हूं और यहां पर मैं इसको स्ट्रक्चर 2 मानता हूं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 को क्या हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं? बोलो सर। अब दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी भी क्या है? सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि बोथ आर, ये हर बार हो जरूरी नहीं है, बोथ आर इक्वली स्टेबल। अब दोनों अगर बराबर से स्टेबल हैं, तो अगर इसके 50 आयन हैं तो 50 ये होंगी 100 में से, तो इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ आपस में क्या रहेगी? बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक तरफ हमारा रिएक्शन नहीं जा रहा है। क्लियर है मामला? इसी के बाद आते हैं इनके गुरु एसिटिक एसिड के बारे में बात करें। हटाया जाए। तो ये सवाल ध्यान रखना है, एसिटेट आयन पर था। चले भाई हटाएं। अगला है सर, रीजन के साथ आपको बताना है जो भी बताना है। इसको मैंने L1 माना और इसको मैंने L2 माना। चलें सर, आइए। क्या यहां पर अगर हम रेजोनेंस को लेते, तो मैं इसको दोबारा से अगर बनाऊं, ये है मामला, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जब हम यहां आएंगे तो ये बनेगा CH3C। क्या जहां डबल है वहां सिंगल, इलेक्ट्रॉन मिला इसलिए नेगेटिव चार्ज, और जहां सिंगल है वहां डबल, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। क्लियर है मामला? अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? फर्स्ट वाला, क्योंकि नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। भैया ये कैसा है? नॉन पोलर। और ये कैसा है? पोलर। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पोलर और नॉन पोलर में? नॉन पोलर वाले, जिस पर चार्ज नहीं है। तो ये बताइएगा, इधर देखिए, अब सर ये सब ज्यादातर ये किस तरफ शिफ्ट रहेगा मामला? इधर ही। तो अगर इधर शिफ्ट रहेगा तो यही स्ट्रक्चर दिखाएगा, टिमटिमाएगा हमेशा। तो हमेशा यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और यहां सिंगल। तो दिख ही रहा है, L1 ऑलवेज ग्रेटर देन L2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी यहां पर रेजोनेंस हम ये नहीं बोलेंगे नहीं होगा, लेकिन रेजोनेंस जो होगा उसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल अपने आप को किस तरफ रखना पसंद करेगा? इस तरफ। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं L1 ग्रेटर देन L2। यहां कोई ये नहीं कहेगा कि रेजोनेंस नहीं होगा, ये बोलेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्लियर है मामला? इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हमको ये बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है, वो भी नहीं मिला होगा 2 वालों को, क्यों रे? नहीं मिला होगा वो भी। हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोमेरिक कल मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या सर? इलेक्ट्रोमेरिक उसमें थोड़ा सा है, उतने मजा नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रोमेरिक कल हम पढ़ाएंगे। अब कल तक की जिम्मेदारी यह है कि हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट करो और एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इनको कंप्लीट करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप काफी पीछे हो जाएंगे।
क्योंकि इसके बाद हम तुरंत सेकेंड फेज पे आ जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम रिएक्शंस की बात करेंगे, उनकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्लियर है मामला?